1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था और तब से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनको आयतुल्ला कहा जाता है, उनका हमेशा से सपना रहा है कि किस तरीके से ईरान को इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बनाया जा सके। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बहुत सारे कंट्रीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो जो कंट्रीज हैं वो अपने मुस्लिम पॉपुलेशन का उस हिसाब से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जैसे उनको रखना चाहिए। तो इस तरीके के कमेंट जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा हमेशा से आते हुए नजर आया है। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमीनी, उन्होंने सरप्राइजिंगली कमेंट किया है इंडिया के ऊपर और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडिक वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो इंडिया के मुस्लिम्स की हालत है वो सेम हालत म्यांमार के मुस्लिम्स और गाजा के मुस्लिम्स पॉपुलेशन की है। जिस तरीके से गाजा में आपको पता है पैलेस्टीनियंस को बहुत बल्क लेवल पे इजराइल के द्वारा और प्रोसिक्यूट किया गया है, जेनोसाइड किया गया है, वैसा सेम सिचुएशन इनका कहना है कि इंडिया में मुस्लिम्स का है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच विल मेक पीपल लाफ। ये एक हंसने का स्टेटमेंट है जो आयतुल्ला अली खमीनी जो ईरान के सबसे स्ट्रॉन्ग और सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से आया है। इंडिया ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। इंडिया ने कहा है कि ये मिस इन्फॉर्म्ड है और अनएक्सेप्टेबल है, ये कंप्लीटली पॉलिटिकल है, ये अपने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ये अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन के लिए जानबूझकर गलत तरीके से ये स्टेटमेंट इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट दिया है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इस तरीके के स्टेटमेंट देने के पहले आपको अपने घर में खुद झांक कर देखना चाहिए किस तरीके से ईरान में वहाँ के खुद माइनॉरिटीज़ को ईरान गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली प्रोसिक्यूट करती है। अगर आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें कहा गया कि ईरान जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने माइनॉरिटीज़ को टारगेट करता है। वहाँ पे आपको पता है कि ईरान एक शिया कंट्री है, वहाँ पे सुन्नीस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अजेरीज को किया जाता है। तो ऐसे तमाम माइनॉरिटीज़ हैं जिनको ईरान हमेशा से डिस्क्रिमिनेट और उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। साथ ही साथ आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरीके से महमा अशमी को जो एंटी हिजाब मूवमेंट के अंदर उसको मोरालिटी पुलिस ने मार दिया था। तो जब ईरान इस तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस खुलेआम करता है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट द माइनॉरिटी, सो ईरान हैज़ नो बिजनेस व्हाटसोएवर इट मे बी टू कमेंट अबाउट इंडिया। और वो भी कंट्रीज लाइक इंडिया जो बहुत सेक्युलर, टॉलरेंट और प्लूरलिज्म को फॉलो करता है। तो ये जो कमेंट आया है आयतुल्ला अली खमीनी का वो एक बहुत ही नेगेटिव कमेंट है, जिसकी वजह से आपको पता है कि इंडिया ईरान का रिलेशन ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, बहुत ही टर्बुलेंट है, बहुत ही लो लेवल पे है। आने वाले टाइम में इंडिया ईरान के रिलेशंस और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट ये जो कमेंट आया है ईरान के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, ये एक बहुत बड़ा बिग पिक्चर है जिसको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। इन सारे डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करना चाहेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो गया है, जहां पे 27 सितंबर को हमारा बैचेस ऑफलाइन में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा न्यू दिल्ली में करोल बाग में हमारे 23rd बैच को इंग्लिश मीडियम में, मुखर्जी नगर में 19 सितंबर को हिंदी मीडियम में, प्रयागराज में हमारे बैचेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस में इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे चीज़ों को अवेल करने के लिए इंफॉर्मेशन आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस में विजिट करना होगा, जहां पे आप हमारे अनअकैडमी आईएएस की टीम के साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको इस तरीके के सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अब आगे बढ़ने के पहले, इस कमेंट को समझने के पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इंडिया ईरान रिलेशन, इंडिया ईरान रिलेशन हमेशा से अच्छा नहीं रहा है। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें या खासकर 1979 की बात करें, 1979 के पहले आपको पता है ईरान जो था वो एक मोनार्की के अंदर आता था। ईरान के उस समय एक लीडर थे रजा शाह पहलवी, और ये जो रजा शाह पहलवी थे ये वेस्ट के काफ़ी करीब थे, ये अमेरिका और ब्रिटेन के काफ़ी करीब थे। और आपको पता है इंडिया कोल्ड वॉर के समय रूस के प्रति काफ़ी क्लोज था, इसलिए इंडिया ईरान का रिलेशन 1979 तक काफ़ी अच्छा नहीं था। इंडिया ईरान का रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट आता है 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है और मोनार्की को ख़त्म करके ईरान को शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाता है, और इसी के बाद से आयतुल्लाह जो हैं वो वहाँ के सुप्रीम लीडर बनाए जाते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि ईरान ने वेस्टर्न ब्लॉक को छोड़ दिया
और इनफैक्ट ईरान ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी ज्वाइन कर लिया था। सो 1979 के बाद इंडिया और ईरान के रिलेशन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला, लेकिन ये जो रिलेशन इंडिया ईरान का था ये रिसेंट टाइम्स में अगेन बहुत डाउनफॉल या बहुत ज़्यादा घटा, प्राइमरली बिकॉज ऑफ कि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो JCPOA का समझौता था उसको ख़त्म किया, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और उसी सैंक्शंस को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो 2018 के बाद जब से ट्रंप ने सैंक्शन लगाया है और JCPOA को ख़त्म किया गया है उसके बाद रिलेशंस में कांस्टेंट डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो आज अगर हम बात करें इंडिया ईरान रिलेशन के बीच में, तो इंडिया ईरान के रिलेशंस काफ़ी लो पे हैं, बहुत कुछ बचा नहीं है इन दोनों के रिलेशंस में। एक लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बचा है जिसको आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, चाबहार एग्रीमेंट, कि किस तरीके से इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रही है सो दैट पाकिस्तान के अपने डिलेमा को दूर कर सके, हम लोग डायरेक्टली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में चाबहार पोर्ट के थ्रू पहुंच जाएं। तो आज इंडिया ईरान रिलेशंस में कुछ ज़्यादा है नहीं एक्सेप्ट द चाबहार एग्रीमेंट, और जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से आने वाले टाइम में और हमारा रिलेशंस डाउनफॉल पे जाने वाला है। लेकिन क्या ये ईरान का स्टेटमेंट को हम आइसोलेशन में समझ सकते हैं, या क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी या साजिश या कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? इसको समझेंगे आज हम लोग। जिस तरीके से आपने कुछ दिन पहले लास्ट टू लास्ट वीक आपने न्यूज़ सुना होगा कि टर्की और पाकिस्तान जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं भारत के राइज, भारत के ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए, और इसमें अगर आप ईरान के एस्पेक्ट को जोड़ दें तो ये और टॉक्सिक हो जाता है। आप ये देख सकते हैं 2022 की न्यूज़ की ईरान और टर्की जो है वो अब आपस में एक साथ आ रहे हैं। आपको पता है कि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है और टर्की जो है वो एक सुन्नी बहुमूल्य कंट्री है, और दोनों के बीच में रिलेशन हमेशा से अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन आज ईरान टर्की का रिलेशन अच्छा हो रहा है, टर्की पाकिस्तान का रिलेशन हो रहा है, और साथ ही साथ ईरान पाकिस्तान का रिलेशन भी अच्छा हो रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज एक तरीके से आने वाले टाइम में और ज़्यादा क्लोज होने जा रहे हैं, और इनका जो टारगेट रहेगा वो प्राइमरली भारत रहेगा। ये इंडिया और भारत के ग्रोथ को रोकना चाहेंगे। तो इसलिए जो ईरान के आयतुल्ला का एक तरीके के स्टेटमेंट आया है इसको हमें आइसोलेशन में नहीं समझना पड़ेगा, बिकॉज इसी सेम तरीके की कमेंटबाजी हमें टर्की से देखने को मिलता है, सेम तरीके की कमेंटबाजी हमें पाकिस्तान से देखने को मिलता है। तो ये तीनों कंट्रीज़ का एक तरीके से ये इंडिया के जो ग्रोथ है, इंडिया के जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया को जो सॉफ्ट पावर है, उसको ये लोग डिमीन, उसको ये लोग कम करना चाहते हैं। और ये जो तीन कंट्रीज हैं जिनको हम मिडिल पावर कह सकते हैं एट द मैक्स, इन दोनों कंट्रीज को सपोर्ट बैकएंड पे कौन कर रहा है? वो है चाइना और रशिया। आपको पता है चाइना और रशिया जो हैं वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप हैं, और चाइना रशिया का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको अमेरिका ने एस्टैब्लिश किया, इस वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, और उनको पता है कि वो अकेले ला नहीं सकते। इसीलिए वो इन कंट्रीज को, खासकर ईरान, टर्की, पाकिस्तान, इनको अपने ब्लॉक में लाना चाहते हैं। और ये आप कैसे समझ सकते हैं कि कैसे चाइना रशिया ये काम कर रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें रीसेंट न्यूज़ देखना पड़ेगा, किस तरीके से टर्की जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। साथ ही साथ आपको पता होगा रीसेंट टाइम्स में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ जहां पे ईरान को जगह दिया गया। साथ ही साथ SCO का एक्सपेंशन हुआ जहां पे ईरान और बेलारूस, जो दोनों एक तरीके से जिनका रिलेशंस वेस्ट के साथ काफ़ी खराब है, इनको डाला गया है। तो ये आपको अब समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। जिस तरीके से चाइना, रशिया, इन सारे कंट्रीज को एक साथ ला रहा है वेस्ट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए, वेस्ट के अगेंस्ट उनके उस वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करने के लिए। और क्योंकि इंडिया का रिलेशन वेस्ट के साथ काफी अच्छा है तो ऑब्वियसली ये इंडिया को भी उस ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ब्रिक्स का एक्सपेंशन, SCO का एक्सपेंशन और ये सारे कंट्रीज को लाने की प्रयास चाइना और रशिया कर रहा है, जो इंडिया के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। खासकर अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया को एक आपको पता है कि ऑलरेडी हमारा कॉन्टिनेंटल चैलेंज बहुत बड़ा है। एक तरफ चाइना से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, इधर आप देख सकते हैं ईरान, उधर टर्की, तो और ये सारे कंट्रीज, ऊपर रशिया, तो ये सारे कंट्रीज एक तरीके से एक जो कहा जाता है ना कि एक नया कोल्ड वॉर आ रहा है। उस नए कोल्ड वॉर में ये सारे कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं वेस्ट के अगेंस्ट, तो उसमें इंडिया भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया है चाइना के द्वारा, SCO का एक्सपेंशन किया गया है रशिया और चाइना के द्वारा, ये दोनों एक्सपेंशन करके
इंडिया को जो उसका इन्फ्लुएंस है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में कम किया जा रहा है। ये दोनों को एक तरीके से एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। अब इंडिया इन चीज़ों से काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है? इंडिया ऑलरेडी, आपको पता है कि इंडिया ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। इंडिया और भी बहुत सारी चीज़ कर रहा है, बिकॉज इंडिया को पता है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, ये सारे कंट्रीज एक तरीके से एंटी वेस्टर्न है। टर्की जो नाटो का मेंबर है, वो भी अब आपको पता है कि वेस्ट की तरफ से डाइवर्ट कर रहा है, बिकॉज टर्की का ऑब्जेक्टिव है मुस्लिम कंट्री का लीडर बनना, पाकिस्तान का लीडर वही ऑब्जेक्टिव है इंडिया को बर्बाद करना, ईरान का ऑब्जेक्टिव भी वही है इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बनना, और इन दोनों का हेजेमनिक एस्पिरेशंस है। तो ये दोनों पांचों कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से मिलके भारत को रोकने का प्रयास आने वाले टाइम में और ज़्यादा करेंगे। इसके लिए इंडिया जो है वो वेस्टर्न क्वाड I2U2 में भाग ले रहा है। आपको पता है I2U2 एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें इंडिया, यूएस, इजराइल और यूएई के बीच में हुआ है। इंडो पैसिफिक में हम क्वाड की बात कर रहे हैं। हमारा रिलेशन सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ बहुत अच्छा हुआ है। साथ साथ हम लोग मॉस्को के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, रशिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये जो ईरान के आयतुल्ला अली खमीनी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये स्टेटमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये स्टेटमेंट की कोई जेन्युइननेस नहीं है। रादर ये स्टेटमेंट केवल एक तरीके से अपने पॉलिटिकल माइलेज, बिकॉज आपको पता है ईरान आज खुद बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से उसकी इकॉनमी ठप पड़ी है। ट्रंप के आने की प्रोबेबिलिटी की वजह से ईरान की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी। इजराइल का बहुत बड़ा अग्रेशन ईरान को है और ईरान जो है वो उसमें कुछ सक्सेसफुली कर नहीं पा रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग बिटवीन ईरान, और उसी दबाव में आते हुए इस तरीके के फालतू स्टेटमेंट देने की आदत है लीडर्स के द्वारा। तो ये जो कमेंट है इंडिया के सिचुएशन के ऊपर और उसको गाजा से रिलेट करना, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड था, जिसको इंडिया ने आउटराइटली रिबटल किया है। सो आपको क्या कमेंट, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, व्हाट शुड इंडिया डू विद ईरान? इंडिया को कैसे ईरान के साथ अपने फॉरेन पॉलिसी को आने वाले टाइम में इवॉल्व करना चाहिए? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सी यू अगेन इन अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।